फिर से स्वागत है। मध्य पूर्व फिर खतरे की कगार पर है। आज हम जानेंगे कि ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, सिर्फ इजराइल को फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से धमकाने नहीं, बल्कि ईरान अमेरिका सौदों से ध्यान भटकाने के लिए भी। ये सिर्फ लेबनान की बात नहीं है, ये ध्यान भटकाने और तनाव बढ़ाने का एक बड़ा खेल है। हमारे साथ रहें, मेरे साथ अमियाद कोहेन, सेंटर फॉर इजरायली लिबर्टी के निदेशक, इसका विश्लेषण करेंगे। अमियाद, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। मुझे फिर से बुलाने के लिए धन्यवाद। तो अमियाद, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं। हम बहुत सारी सुर्खियां देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यह युद्ध का एक नया तरीका है जो दुर्भाग्यवश हमारे सैनिकों को ऐसे मार रहा है मानो वे आसान निशाने हों। मेरी गली में एक लड़की से शादी करने जा रहा एक सैनिक था और शादी के निमंत्रण अभी अभी छपे थे। दुर्भाग्यवश वो पिछले हफ्ते ड्रोन हमले में मारा गया। ऐसे कई मामलों में से एक। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमलों को वाकई बहुत तेज कर दिया है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसे एक शब्द में बयान किया जाए तो वो ईरान है? और क्या आप हमें समझा सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है? तो नहीं, ईरान अभी लेबनान में जमीनी लड़ाई की अगुवाई नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह वे थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बहुत जटिल हैं और उनके लिए अभी मदद करना मुश्किल है। वे अपनी खुद की सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान बहुत जटिल है और मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं। लेबनान में जो ऑपरेशन चल रहा है वो रणनीतिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से बहुत बहुत सफल है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर लगभग शून्य हिजबुल्लाह प्रतिरोध के साथ कब्जा कर लिया। 6 अक्टूबर 2023 को यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम आज अंदर हैं और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। कुछ घंटे पहले उन्होंने लितानी नदी के उत्तर में 1 लाख आबादी वाले नबातिया शहर के लोगों से शहर खाली करने को कहा। ये बुएफोर किले के पास शियाओं का एक प्रमुख शहर है। ये एक रणनीतिक जगह है जहां आईडीएफ ने कहा, अलविदा, ये जगह छोड़ दो, हम शहर पर नियंत्रण कर लेंगे और हिजबुल्लाह के सारे बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे। ये रणनीतिक है और ऑपरेशन कितना भी सफल हो, ये कभी विकल्प नहीं बनेगा। ड्रोन पर ध्यान केंद्रित करना इतनी भ्रामक बात है। ये ऐसा है जैसे हालात को बहुत संकरे नजरिए से देखना और बड़ी तस्वीर चूक जाना। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के करीब 50% हिस्से पर लिटानी के दक्षिण में कब्जा कर लिया था और आगे बढ़ रही थी। आईडीएफ सैनिक धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लिटानी नदी के दक्षिण में आबादी नहीं है। यह सफल हो रहा है। ड्रोन एक सामरिक समस्या है जिसे हल करना मुश्किल है। रूसी और यूक्रेनी अभी भी उस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। ये कोई रणनीतिक समस्या नहीं है। ये तथ्य कि एक आईडीएफ सैनिक को खोना, तमाम चुनौतियों और उससे जुड़े दर्द के बावजूद, और मैंने भी पिछले हफ्ते एक पड़ोसी खोया, यही युद्ध है। आप सैनिक खोते हैं। पिछले कुछ महीनों में आईडीएफ ने 11 सैनिक खोए, जबकि हिजबुल्लाह ने 3000 लोग गंवाए। ये तुलना नहीं है। आईडीएफ अब रणनीतिक रूप से दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ रही है और लेबनान राज्य की उस गंभीर समस्या का समाधान कर रही है जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह, जो ईरान की एक सहायक संस्था है। लेकिन अब सांप के सिर से अब अमेरिका और इजराइल निपट रहे हैं। सांप के शरीर का जो हिस्सा है यानी हिजबुल्लाह, उससे इजराइल निपट रहा है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में लेबनान में हिजबुल्लाह अब बड़ी सैन्य ताकत नहीं रहेगा। शायद वो लेबनान के खिलाफ भी हो जाए। ईरान भी रणनीतिक रूप से कमजोर हुआ है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से आज हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। मैं आपकी बातों की सराहना करता हूं और सहमत हूं। ये अविश्वसनीय सफलता रही है। मैं ये करना चाहता हूं और इसे समझना भी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी सुर्खियां आई हैं कि ये एक नया पुराना प्रकार का युद्ध है। मतलब ये क्वाड ड्रोन है, वही जो आपके बच्चे अमेरिका में दुकान से खरीद सकते हैं। एक DJI क्वाड ड्रोन, उस पर एक ग्रेनेड लगा होता है और वो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा होता है जो 9 किलोमीटर तक जा सकता है। ड्रोन की तकनीक पर जाने से पहले, क्या आपको लगता है कि अभी ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ कोशिशें तेज करने का आदेश दिया है? हमें दुनिया का ध्यान आपके क्षेत्र की ओर खींचना है ताकि उनकी नजरें हम पर ना पड़ें। एपिक फ्यूरी ऑपरेशन की शुरुआत में शगात आर्ये जवाब है हाँ। इजराइल नहीं चाहता था कि हिजबुल्लाह इसमें शामिल हो। जैसे ही वे शामिल हुए, इजराइल ने उन्हें तबाह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब फर्क नहीं पड़ता, हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है।
ईरान से आने वाले संदेश अब कोई मायने नहीं रखते। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि आईडीएफ अब हार मानने वाला नहीं है। हम हिजबुल्लाह को अंत तक खत्म कर देंगे। अब आप 50,000 शिया सैनिकों या अब शायद बका घाटी में बचे करीब 40,000 से आत्मसमर्पण नहीं करा सकते। हम उनकी सारी बुनियादी ढांचे नष्ट कर रहे हैं। हमने बस पिछली रात बका घाटी के अंदर 100 हवाई हमले किए, जो उसका मुख्य अड्डा था, और पिछले दशकों से हिजबुल्लाह के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र, एक सुरक्षित जोन रहा है जहां वे अपनी ताकत बनाते थे। नक्शे पर यह कहां है, समझाइए। अगर आप लेबनान का नक्शा देखें तो ऐसा है। मालबेन, ये एक आयत है। ये एक आयत है, वही आयत। इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा बका घाटी है, जिसे पहाड़ों ने घेर रखा है। शूफ पहाड़ियां, लेबनानी पहाड़ियां और दक्षिण में हार्मोन। ये जगह अलग थलग है। इजराइल की ओर से वहां कोई वास्तविक मोर्चा नहीं है। कुछ हद तक ये सीरिया की सीमा से भी लगता है। पूरब और उत्तर में सीरिया है। हाँ, भौगोलिक रूप से इसका इजराइल से संबंध है। आईडीएफ एयरफोर्स वहां नियमित हमले कर बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है। आज लेबनान के अंदर 8 लाख शरणार्थी हैं, शिया शरणार्थी, जो लेबनान के अंदर हैं, जो शिया आबादी पर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि वे खुद को ढालें, क्योंकि वे देख रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान में उनके घर तबाह हो गए हैं। वे देख रहे हैं कि दहिये में इमारतें तबाह हो रही हैं। पिछली रात आईडीएफ ने वहां थोड़ा हमला किया, जिससे लोग डर गए हैं कि आईडीएफ फिर वैसे ही हमला कर सकती है। इजराइल के पास दशकों में पहली बार लेबनान के अंदर बढ़त है। अगर हम रणनीतिक रूप से यह तय करें कि खेल खत्म करना है, युद्ध खत्म करना है, और लेबनान को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह को तबाह करना है, लेबनान देश को सक्षम बनाना है, तो और यही वजह है कि आज हम लेबनान के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि उनके साथ शांति समझौते हो सकें। अब लेबनान हिजबुल्लाह के खिलाफ है। खसारा तो हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। कैंसर है, शरीर है लेबनान। क्या लेबनान है? हम शांति समझौते के लिए उनसे बात कर रहे हैं, ताकि उनके कैंसर को खत्म करने में मदद कर सकें। मुझे इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौता संभव नहीं लगता, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमला होने से लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। ये देश नाकाम है, जिसके पास संसाधन नहीं है। लोग जितना हो सके देश छोड़कर जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अभी मांग की है। मेरा मतलब है, मैंने देखा कि उन्होंने 3 दिन पहले गृह युद्ध शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि वे सभी शियाओं को देश पर कब्जा करने के लिए बुला रहे हैं। वे अभी ऐसा करने का दबाव क्यों बना रहे हैं? तो सवाल यह है कि विनाश के बजाय दूसरा विकल्प क्या है? अगर सुन्नी और मैरोनाइट देश पर नियंत्रण रखते हैं, तो शियाओं को लगेगा कि वे शियाओं से देश को बर्बाद करने का बदला ले रहे हैं। तो वे एक जटिल स्थिति में हैं, और ये सिर्फ इजराइल और लेबनान में युद्ध लड़ने की हमारी इच्छा के कारण है। अब ये अच्छा है, यहाँ लेबनान में शांति लाने की संभावना है। मैं संशय में हूं। क्यों? मेरा मतलब है, अगर हम हिजबुल्लाह को समीकरण से बाहर कर दें, जैसा कि पश्चिमी संस्थानों और इजराइल में दिखाया जाता है, तो क्या लेबनान की समस्या सिर्फ हिजबुल्लाह है? अगर इजराइल हिजबुल्लाह को समीकरण से बाहर कर देता है, तो क्या इससे लेबनान ऐसा रह जाता है जो इजराइल को पसंद करता है और बातचीत करना चाहता है? तो समस्या हिजबुल्लाह नहीं है। हिजबुल्लाह शिया आबादी की सैन्य शक्ति है, और लेबनान की 35% आबादी शिया है। ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है, और वे मुस्लिम जिहादी हैं। आप जानते हैं, समस्या हमास नहीं बल्कि गजा की आबादी है, जहां 80% लोग बच्चों की हत्या और बलात्कार का समर्थन करते हैं। यानी जाहिर है, यहूदी बच्चों की बात हो रही है। तो असली समस्या, हम आमतौर पर सैन्य ताकत, राजनीतिक ताकत को दुश्मन के रूप में देखते हैं। ये एक पश्चिम की एक गलत धारणा है। समस्या संस्कृति है। समस्या कुछ खास धर्म हैं जो परिभाषा के अनुसार अपने दुश्मनों को नष्ट करना चाहते हैं, और हम कुफ्फार हैं। हम विधर्मी हैं, विधर्मी। विधर्मी, विधर्मी, इस्लाम की नजरों में वैसे कुफ्फार। कुफ्फा का संबंध कुफ्फार से है। ये वैसे ही है जैसे कोफर। सुन्नी शिया के बीच सत्ता की लड़ाई है, जो अंततः वहीं जाएगी। लेबनान में भी उनका गृह युद्धों का इतिहास रहा है। अब असली कहानी पीछे ये है कि 1917 से फ्रांसीसी शासन की वजह से, शासन नहीं बल्कि जैसा कि साइक्स-पिको तो साइक्स-पिको समझौते के बाद उन्होंने नियंत्रण ले लिया, और जो संविधान उन्होंने लेबनान पर थोपा या जैसे थोपा, वो तब से ही जनजातीय जनसांख्यिकीय संरचना पर आधारित था। आज ये अप्रासंगिक है। शियाओं को आबादी के हिसाब से कम प्रतिनिधित्व मिलता है। लेबनान में कई समस्याएं हैं। दुर्भाग्यवश मुझे निकट भविष्य में कोई समाधान नजर नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है? हम कहाँ हैं? हम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं
और आप कहते हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान के कई शियाओं की विचारधारा का विस्तार है। अगर हिजबुल्लाह चला भी जाए तब भी बड़ी शिया आबादी रहती है। इससे सबसे अधिक संभावना सुन्नी, मारोनाइट और शिया समुदायों के बीच गृह युद्ध की है। इससे इजराइल की लंबी अवधि में क्या स्थिति बनेगी? मतलब मुझे बताइए कि 5, 10, 15 साल बाद तस्वीर कैसी होगी? तो सबसे पहले इजराइल को अपनी रक्षा के लिए एक असली सीमा बनानी होगी। मैंने युद्ध की शुरुआत से ही, बल्कि उससे पहले भी छात्रों से कहा था कि लितानी नदी इजराइल की उत्तरी सीमा है। ये इजराइल के उत्तर में मौजूद अन्य देशों या किसी भी सैन्य शक्ति से एक बाधा है। समझाइए क्यों और ये कितनी दूर अंदर है? ये अब इजरायली सीमा से 20 किमी उत्तर में है और आईडीएफ इसके पूर्वी हिस्से में है। ये मान लीजिए इसके पूर्वी हिस्सों में लगभग 1000 फीट ऊंचा है, जैसे कि एक घाटी जो एक बाधा है। यह सैनिक आक्रमण के लिए एक भौगोलिक बाधा है, लेकिन आज की सीमा भौगोलिक दृष्टि से रक्षा योग्य नहीं है। यह इजराइल लेबनान की स्पष्ट सीमा है। अब लंबी दूरी की मिसाइलें। मुझे लगता है कि इजराइल ने यह सबक सीख लिया है कि हम इजराइल के लिए किसी भी तरह का सैन्य खतरा पैदा करने वाली कोई भी शक्ति नहीं रख सकते, खासकर लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ, जो मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में नहीं बनाई जाएंगी। असल खतरा, वैसे यह एक ऐसी बात है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है सीरिया और तुर्की। तो जब ईरान गिर जाएगा, और जो आर्थिक रूप से पहले ही हो रहा है, तब मध्य पूर्व में उनकी दबदबा कमजोर हो रही है। ये वैकल्पिक ताकतों के उभरने के लिए रास्ता खोलता है। तुर्की अब एक प्रमुख यहूदी विरोधी देश बन रहा है। देश के रूप में फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड, जो नंबर 1 दुश्मन है धर्म। अगर आप सोचें तो रूस यूक्रेन युद्ध किसी तरह आखिरकार खत्म होगा, लेकिन जो हुआ है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के पास एक विशाल सैन्य उद्योग है जिसे अपने सामान कुछ लोगों को बेचना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, रूसी सैन्य उद्योग से बनी एक सीरियाई सेना जिसे तुर्की ने खरीदा और नियंत्रित किया, इजराइल की उत्तरी सीमा पर हो। आप देखेंगे कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अजीब चीजें हो रही हैं। लंबे समय के लिए इजराइल में हमें एक मजबूत, बड़ी सेना की जरूरत है जो जमीनी मोर्चे पर रक्षा करने और युद्धाभ्यास करने में सक्षम हो, और जाहिर है कि उसके पास उच्च स्तरीय उन्नत खुफिया और वायुसेना भी हो। लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए भूगोल की जरूरत है। इसी वजह से हमारे पास हार्मोन पर्वत है, इसी वजह से हमें लितानी नदी चाहिए, इसी वजह से हमारे पास सीरिया के अंदर एक बफर जोन है। हम ऐसी सीमा को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे दुश्मनों की तुलना में भौगोलिक रूप से श्रेष्ठ ना हो। अब मैं जमीन पर सैनिकों की बात करना चाहता हूं। आपने लेबनान में अधिक समय बिताया है। आपकी रणनीतिक समझ के साथ हमने लेबनान पर आपके व्याख्यान सुने हैं, जिनमें मैं 7 अक्टूबर से और उससे पहले भी शामिल हुआ था। मुझे लगता है वे भविष्यवाणी करने वाले थे। आप पहले व्यक्ति थे जिनसे मैंने सुना कि इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा लितानी नदी तक बढ़ानी चाहिए। अब लगता है कि व्यवहार में यह स्वीकार हो चुका है। भले ही कानूनी रूप से या औपचारिक घोषणा न हो, पर सीमा वहीं मानी जाती है। आप खुद वहां मौके पर रहे हैं, इलाका जानते हैं। मैं भी आपके साथ हरमोन गया हूं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 90% लंबी दूरी के हथियार तबाह किए हैं, और भगवान का शुक्र है कि वो हालात नहीं बने जब तेल अवीव में हर जगह इमारतें गिर रही थीं। ये हैरान करने वाला लगता है कि अब वे फिर से उसी स्थिति में लौट आए हैं। मुझे लगता है संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन वे अब फाइबर ऑप्टिक केबल वाले एक छोटे डिवाइस पर लौट आए हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे काम करता है और लेबनान में क्यों असरदार है? मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इजरायली सैनिक लेबनानी मछुआरों से जाल मांग रहे हैं। हाँ, तो कल्पना कीजिए कि तलवारों और तीरों से बंदूकों की ओर बढ़ना कैसा होगा। तो एक तीर आप 10, 15, 30 मीटर से चला सकते हैं। अगर लंबी दूरी की बात करें तो आप 150 मीटर तक भी चला सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज की राइफल 500 से 900 मीटर तक जा सकती है, जबकि स्नाइपर और दूर तक मार सकते हैं। ये एक सामरिक अंतर है जो युद्ध के मैदान को बदल देता है, लेकिन ये कोई रणनीतिक खतरा नहीं है। आप ड्रोन के साथ जमीनी कार्रवाई नहीं जीत सकते। हाँ, ये आईडीएफ को रोकता है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में एक तरह के वर्चस्व के आदी रहे हैं। हमारी मानसिकता ये रही है कि मैं दुश्मन को देखता हूं, वो मुझे देखता है, और हम आमने सामने होते हैं। लेकिन अब ड्रोन के साथ मैं सिर्फ 2 आयामी दुनिया में सीधे नहीं देखता, मुझे 3 आयामी दुनिया में देखना पड़ता है। अब हम बहुत ही कम समय में हैं,
जहां ये साइबर ऑप्टिक आधारित ड्रोन, मान लीजिए, रक्षक पर सामरिक बढ़त रखते हैं। आधे से 1 साल में आईडीएफ समाधान ढूंढ लेगा। मुझे लगता है ये पहले ही शुरू हो चुका है। कोई रक्षात्मक नहीं, बल्कि एक सक्रिय समाधान। कोई निष्क्रिय बाड़ नहीं जो पहले से मदद कर रही है, बल्कि एक सक्रिय रक्षा प्रणाली, लेजरों के साथ और कई तकनीकी समाधान। ऐतिहासिक सैन्य तकनीक में हमेशा असंतुलन रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में कोई रक्षा नहीं थी। टैंकों की सामरिक रूप से रक्षा की गई थी। उन्हें बंदूक की गोलियों से बचाव के लिए बख्तरबंद बनाया गया था, लेकिन उनकी किसी और चीज से रक्षा नहीं की गई थी, और हमेशा असंतुलन रहता है। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध में सुरक्षात्मक ढालों या आयरन डोम की कमी से हताहत बढ़े। आज हम अलग सामरिक असंतुलन में हैं, जिसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ये पूरी दूसरी रणनीति दिखाता है। अगर आप लेबनान में सैनिक भेजते हैं तो आईडीएफ के अनुसार 500 से 1500 तक हताहत हो सकते हैं। ये बिल्कुल अलग आंकड़े हैं। अब हम दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर रहे हैं, अंदर घुसकर और इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, और हताहतों की संख्या एकल अंक में है। मैं उन्हें कम नहीं आंकता। ये फिलहाल सामरिक खतरा है, हल निकाल लेंगे। ये रणनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी इस बात की सराहना करता हूं कि आपने इसे सही नजरिए से समझाया। मैं अभी इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो इजरायली हमले हम कर रहे हैं। शुक्र है कि पिछले कुछ दिनों में ये और भी तीव्र हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर बात करने से पहले क्या बदला है? ऐसा लगता है जैसे हमने कोई सीमा पार की है। और प्रधानमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, ने बहुत ही दृढ़ता से कहा है कि हम अंत तक लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इससे लोगों को बहुत उम्मीद मिलती है, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ को भी। अब हमने बेका घाटी, अन्य क्षेत्रों, माजगारा शहर में रिपोर्ट जारी की है, जहां आप शायद पहले जा चुके हैं। लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा गया है। पिछले कुछ दिनों में क्या बदला है? हमें याद रखना चाहिए कि हम युद्ध विराम में हैं। लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अतिरिक्त 45 दिन के युद्ध विराम में हैं, जो 2026 की नई बातचीत जैसी है। लेकिन क्योंकि ये युद्ध विराम है, लेकिन गोलीबारी रुकी नहीं है। हाँ, जैसे कि हम हर दिन, मान लीजिए, सैन्य जैसे कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स और आईडीएफ के बीच तीखी मुठभेड़ें होती हैं। अब आईडीएफ सीमित है। हम युद्ध विराम के कारण मनचाही तरह से जमीनी अभियान नहीं चला रहे, लेकिन हम आक्रामक हैं और हिजबुल्लाह को रोकने के लिए सामरिक हमले करते हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ तो ये कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदरूनी शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ड्रोन दक्षिण में भेजे, तो अब आईडीएफ ने कहा, रुको, हम इसका जवाब देंगे, इसका प्रतिकार करेंगे। ये एक खेल है। यहाँ 2 स्तर हैं जो चल रहे हैं। यहाँ एक रणनीतिक कूटनीतिक स्तर है और एक सामरिक सैनिक स्तर या बटालियन ब्रिगेड स्तर का ऑपरेशन है। आईडीएफ जो अभी कर रहा है वो ये है कि वो जो भी इलाका आज उसके कब्जे में है और जितने भी कस्बे आज हमारे नियंत्रण में हैं, हम उनकी सफाई कर रहे हैं। सफाई का मतलब है घर घर जाकर जो भी चीजें नष्ट करनी है उन्हें नष्ट करना, हथियार ढूंढना, खुले इलाकों की भी तलाशी लेना जहां उनकी सुरंगें हैं वगैरह। झाड़ियों के अंदर और पहाड़ों में उन्होंने छुपी हुई गुफाएं बनाई हैं जहां वे घूमते हैं और अपने लिए उस इलाके के अंदर भूमिगत शहर जैसे बना लिए हैं। आईडीएफ उसकी सफाई कर रहा है और इस समय का फायदा उठा रहा है। आईडीएफ मानता है कि वह दक्षिणी लेबनान में रहेगा और क्रमशः उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, उन्होंने टायर के आसपास के कस्बों को बताया जो दक्षिणी लेबनान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है, जहां लितानी नदी समुद्र में मिलती है, भूमध्य सागर से मिलती है। बाइबल के अनुसार ये दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में है और यहीं से टायर के हिराम आते हैं। टायर, बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि टायर के आसपास के कस्बों को खाली कराया जाना चाहिए और उन्होंने वहां हमला करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि आईडीएफ को रस बयादा से उत्तर की ओर टायर की तरफ बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मेरा अनुमान है अगले 2-3 महीनों में आईडीएफ टायर पर काबू पा लेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ईरान निश्चित रूप से इस समय लेबनान को भड़काने में रुचि रखता है। ये अमेरिका से बातचीत में शामिल है और बार बार कहता है कि वो चाहता है लेबनान अमेरिका के साथ सौदे में शामिल हो। वो दोनों को जोड़ना चाहता है।
समाचारों के मुताबिक इजराइल उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप से कह रहा है कि ये संभव नहीं है। और उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये समझते हैं कि इजराइल को, आप जानते हैं, हमें एक दुश्मन के साथ, मूल रूप से हमारे उत्तरी सीमा पर ईरान के साथ, उसी स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन ईरान जोरदार दबाव बना रहा है, वे इसे बार बार कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका कहेगा कि यही बातचीत में निर्णायक मोड़ होगा। फिर वे इजराइल को बातचीत विफल करने का दोषी ठहरा सकते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? तो सबसे पहले चलिए ईरान के साथ बातचीत के बारे में बात करते हैं। मैंने टेड क्रूज से लेकर फॉक्स न्यूज और CNN के हर टिप्पणीकार, इजराइल, आबेद और हर जगह से बहुत सी बातें सुनी हैं कि ट्रंप अपना नियंत्रण खो रहे हैं और वे बातचीत में झुक रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि ट्रंप एक जटिल बातचीत को संभाल रहे हैं। उनके पास शायद 2020 का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है कि ईरान ने कभी युद्ध नहीं जीता, कभी बातचीत नहीं हारी और ईरानियों का रणनीतिक लक्ष्य है जीवित रहना। और जैसा कि हमने अपने एक पॉडकास्ट में चर्चा की थी, ईरान जैसे देश में शासन परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, जहां पिछले 40 सालों से एक मजबूत शासन ने बहुत कठोरता से अपनी जनता पर नियंत्रण रखा है। मुझे लगता है ट्रंप बातचीत संभाल रहे हैं और उनका नजरिया हमसे ज्यादा व्यापक है। आपको द आर्ट ऑफ द डील पढ़नी चाहिए, जिसमें वो बताते हैं कि बातचीत को कैसे देखते हैं। ये तथ्य कि उन्होंने कतर और सऊदी अरब से अब्राहम समझौते में शामिल होने की मांग की, ये भी बातचीत के भीतर एक और चाल है। जब आप बातचीत करते हैं तो सवाल ये होता है कि समय आपके पक्ष में है या सामने वाले के। कुछ समय तक ये ईरान के पक्ष में था, अब अमेरिका के पक्ष में है। उसने चीन के साथ समस्या हल कर ली है। मिड टर्म्स हैं जिसमें ईरान की स्थिति गैस की कीमतों को छोड़कर कम मायने रखती है और अंत में उसके लिए एक तरफ विजयी होने की आवश्यकता है और वहां मुद्दा सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य है। वही सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है लेबनान सहायक भूमिका में है और एजेंडा का एक बिंदु है, पर मुख्य मुद्दा नहीं। क्या ईरानी लोग बातचीत जारी रखना चाहते हैं? इसका जवाब निश्चित रूप से हाँ है। अब क्यों? अगर हम उन्हें आर्थिक रूप से दबा रहे हैं तो वे रुचि क्यों रखते हैं? हर दिन या हफ्ते के साथ वे और कमजोर लगते हैं। क्योंकि सवाल यह है कि अब ईरानी शासन पर दो खतरे हैं, एक आंतरिक खतरा है और एक बाहरी खतरा है। जैसे ही आप बाहरी खतरे को अंजाम देते हैं, जैसा हमने अमेरिका के साथ किया, हमने ईरान में हर महत्वपूर्ण चीज पर दसियों हजार टन गोला बारूद फेंका। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन समस्या यह है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज ईरान पर असली खतरा सिर्फ एक ही है, नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करना। पानी, विलवणीकरण संयंत्र, बिजली, ट्रेनें, हर जरूरी चीज नष्ट करने से ईरान पाषाण युग में लौट जाएगा और उनके पास दोबारा बनाने की आर्थिक क्षमता नहीं होगी। इससे आखिरकार जनता उनके खिलाफ उठ खड़ी होगी। शुरुआत में योजना ये थी कि अमेरिका और इजराइल हवाई हमला करें, एक सैन्य अभियान चलाएं और फिर जनता सरकार के खिलाफ उठकर उसे अपने कब्जे में ले ले। जो हुआ वो समय का मसला था कि जनता का उठाव सैन्य अभियान से पहले शुरू हो गया, तो यहाँ हालात पलट गए और फिर जनवरी 2026 में उन प्रदर्शनकारियों ने अपना पूरा नेतृत्व खो दिया। 40,000 लोग मारे गए, 40,000 घायल हुए, 40,000। ऐसे ही हैं ये आंकड़े। हम मानते हैं कि ये आंकड़े सही हैं। उन्होंने नेतृत्व खोया, अब कोई आंतरिक खतरा नहीं है। तो जो सैन्य अभियान था वो इस तरह खत्म हो गया कि अंदर से कोई कूटनीतिक ताकत आकर उसके साथ नहीं जुड़ी। ट्रंप ने हाल ही में आंतरिक हमला करवाने और कुर्दों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शासन मजबूत और क्रूर है। उसे फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट बंद है, हमारे पास असली जानकारी नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, जिससे वे डरे हुए हैं। अब ट्रंप की रणनीति बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की है, जिसके लिए IDF और अमेरिकी सेना तैयार हैं। वे शासन खो देंगे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और लोग विरोध व दंगे करेंगे। फिर जबरन हॉर्मुज जलदमरू मध्य पर कब्जा। इस धमकी का कमजोर हिस्सा यहाँ है और ईरानी ये जानते हैं कि ट्रंप बुश नहीं बनना चाहते। इसका मतलब है वे सैनिक नहीं भेजना चाहते।
मुझे लगता है उन्हें अंततः वहां जाकर सैनिक तैनात करने होंगे, कम से कम होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी बंदरगाह पर, शायद करक द्वीप पर भी। बस इतना ही। और ईरान में घुसकर वहां की आबादी पर कब्जा करना या इस तरह की कोई चीज नियंत्रित करना नहीं है। ये जटिल है। उस इलाके में काफी आबादी है। लेकिन कल रात ईरानी नौसेना की इकाइयों ने हमला किया था और उन्होंने उसका बचाव किया। सही है। जरूरी है कहना कि अमेरिका ने मिसाइल साइट्स और ईरानी माइंस बिछाने वाली नावों पर हमला किया। तो फिलहाल ये कोई गतिरोध नहीं है, यह एक रणनीतिक विराम है ताकि कूटनीतिक रास्ते को पूरी तरह आजमाया जा सके। लेकिन ट्रंप एक खेल खेल रहे हैं। आर्ट ऑफ द डील फिर पढ़ने पर आप ताकत और कूटनीति के बीच संतुलन साधते हैं और उन्होंने इसे सैन्य क्षेत्र में अपनाया। हमेशा सैन्य अभियान, पारंपरिक युद्ध, सैन्य ऑपरेशन होते हैं, फिर आप कूटनीति पर लौटकर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी न किसी बिंदु पर इसका नतीजा एक फैसले के रूप में निकलना ही होता है। आपको कब लगता है कि वो कौन सा बिंदु होगा जब ये युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा और वो कैसा दिखेगा? आप केवल एक निश्चित समय तक ही कूटनीतिक रास्ता अपना सकते हैं और सैन्य बल की धमकी दे सकते हैं, वरना ये थकाऊ युद्ध में बदल जाता है। तो निर्णायक मोड़ क्या है? मुझे लगता है ट्रंप सबसे अप्रत्याशित समय में ऐसा करेंगे, अगर मैं उनकी सोच समझूं सबसे अप्रत्याशित समय में तरीकों से। तो मुझे लगता है कि बातचीत के दौरान वो कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, ये सोचने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे सोचते हैं। चलिए कहें बहुत चौंकाने वाले, लगभग असंगठित तरीके से। ये उस गॉडफादर सीन की तरह है जहां वो गॉडफादर बन रहा है और अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। तो वो क्या होगा? 4 जुलाई, वेनेजुएला के बारे में सोचिए। शायद कुछ ऐसा ही। फिर भी इसमें एक जोखिम है। शायद एक हफ्ते बाद सभी को उम्मीद थी कि शी जिनपिंग से मीटिंग के बाद ऐसा होगा। लेकिन याद रखिए, ट्रंप ईरान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ट्रंप पूरी दुनिया पर नजर रख रहे हैं। अब आपको ट्रंप को इसका श्रेय देना होगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। ये वैसा ही है जैसे 1936 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने हिटलर पर हमला किया था। इसमें कोई राजनीतिक प्रोत्साहन नहीं। कोई भी ये नहीं समझता कि ईरान पर हमला ना करने और वहां हिटलर जैसी शासन व्यवस्था के साथ परमाणु हथियार होने का परिणाम क्या होगा। ये सबसे अलोकप्रिय काम है, सबसे अलोकप्रिय निर्णय है जो कोई राष्ट्रपति ले सकता है। ये अमेरिका और इजराइल में उसके विरोधियों की दलीलों को खारिज करता है, जो कहते हैं कि वो लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। इसके विपरीत ट्रंप ने एक साहसिक निर्णय लिया, और आप ऐसे साहसिक निर्णय बिना किसी असली योजना, परिणामों और जोखिमों को समझे नहीं लेते। अब मुझे सच में लगता है कि ट्रंप ने पिछले 4 सालों में, या जेब बाइडेन राष्ट्रपति थे, उन शुरुआती वर्षों के बीच में ही इसकी योजना बना ली थी। वो इसके लिए तैयार थे। उसने इसकी पूरी रणनीति बना ली थी। वो खतरों को समझता है, वो क्षमताओं और धैर्य को भी समझता है। माइक ड्यूरेंट ने आज कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रंप के अभी सफल होने के लिए कौन-कौन से मुख्य तत्व होंगे, और उन्होंने 3 मुख्य बातों का जिक्र किया। पहली बात यह है कि राष्ट्रपति, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम ट्रूथ सोशल पर किस समय देख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक समझौते के अनुसार कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ वित्तीय रियायतें। और माइक ड्यूरेंट कहते हैं कि ये ईरान की तरफ से बहुत ही स्पष्ट कदमों के बदले में एक तरह से लेन देन के रूप में दिया जाना चाहिए। यही पहली बात है। ईरान के सभी प्रॉक्सी गुटों को वार्ता से पूरी तरह अलग करना, ताकि ईरान उनके जरिए कार्रवाई जारी न रख सके। और जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु सवाल भी है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर अभी कोई समझौता होता है, जो हो सकता है अगले 30 से 60 दिनों के लिए कोई समझौता होता है और फंड्स जारी किए जाते हैं, ईरान को क्या दिखाना होगा जिससे साबित हो कि वो वाकई गंभीर है और पैसा सिर्फ पुनर्निर्माण में नहीं लगा रहा? ट्रंप को ईरान से 2 चीजें चाहिए: हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना और उनके पास जो भी परमाणु घटक या अत्यधिक संवर्धित परमाणु सामग्री है उसे हटाना। ये 2 अहम बिंदु हैं जिन्हें ट्रंप कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी चीजें मायने नहीं रखती। मुझे लगता है ट्रंप की नजर में बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। शासन बना रह सकता है। आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में ईरान से इस्लामिक शासन या ईरान गणराज्य में बदलाव किया है।
वे वहीं रहेंगे, वे वहीं टिके रहने वाले हैं। लेकिन युद्ध से पहले पानी की कमी, युद्ध से पहले बिजली की कमी, ईरान के अंदर आर्थिक समस्याएं, उन्होंने दर्जनों औद्योगिक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया जो सैन्य और परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा थे, जिससे उन्होंने दसियों हजार नौकरियां खो दी। वे एक असफल राज्य हैं जो अंततः ढह जाएगा। ट्रंप का मकसद यही है कि उन्हें जितना हो सके कमजोर किया जाए। ये रियायतें बहुत ही मामूली हैं। अब अगर मकसद था कि खमेनी की एक तस्वीर सफेद झंडे के साथ हो तो वो कभी नहीं होगा। अगर गजा में वो नेतृत्व जो अब जिंदा है उनके हाथ में सफेद झंडा देखने का सपना है तो वो कभी पूरा नहीं होगा, और ना ही ऐसा लेबनान में होगा। दो अहम बातें हैं, परमाणु सामग्री को हटाना और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना, साथ ही उसे बंद करने का विकल्प भी खत्म करना। यही ट्रंप चाहते हैं। दूसरा, वो इसे बातचीत से पालेंगे, फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या मिलेगा। वे ज्यादातर खुद को फिर से खड़ा नहीं कर पाएंगे और आखिरकार अंदरूनी विरोध होगा। क्या आपको लगता है कि इजराइल को इससे संतुष्ट होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि एक इजरायली दृष्टिकोण से जून में ईरान पर किया गया ऑपरेशन और एपिक फ्यूरी इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध का अब तक का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार परिदृश्य था जिसकी इजराइल कल्पना कर सकता है। अब चलिए 6 अक्टूबर 2023 पर वापस चलते हैं। अगर आप कल्पना करें कि इजराइल ईरान पर एक एहतियाती हमला करेगा और 12 दिनों से भी कम समय में उसकी पूरी परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर देगा। इजराइल की तरफ कोई हताहत नहीं, कुछ ही लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर हमला करती हैं और कुछ ही हताहत होते हैं। अगर तुलना करें कि जो उम्मीद की जाती थी उसके मुकाबले ये किसी के भी सपने से परे है। हमें समझना चाहिए कि ये तथ्य हैं। ये तथ्य कि हमने इतनी बड़ी सफलता पाई है, लोग और भी ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं और फिर भी वे ऐसे हैं जैसे वे सफलता के आदी हो गए हैं। बिल्कुल सही। यही समस्या है। ये सबसे बड़ी सफलता थी इजराइल के नजरिए से। अब युद्ध खत्म किया जा सकता है। अब ये इजरायली नहीं बल्कि अमेरिकी, ईरानी और चीनी युद्ध बन गया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलना जरूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें नियंत्रित हों और ट्रंप उन्हें अल्पकालिक तौर पर संभाल सकें। इजराइल अब इस खेल से बाहर है। अगर जरूरत हुई तो हम अमेरिका की मदद करेंगे ईरान पर हमला करने में, लेकिन अब ये अमेरिका का युद्ध है। क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्वीकार्यता है कि इजराइल किसी तरह अमेरिका के लिए एक पूर्वी ढाल है जो कुछ खतरों को अमेरिका के तटों तक पहुंचने से रोकता है? क्या आपको लगता है ये बात अमेरिका में मानी जाती है? ये इस पर निर्भर है कि आप अमेरिका में कहाँ हैं। सेना, पेंटागन या सरकार से जुड़े लोग ये जानते हैं। अधिकांश अमेरिकी आबादी ज्यादातर भू राजनीतिक मुद्दों के बारे में अनजान रहती है। अमेरिकी लोग भू राजनीति की परवाह नहीं करते। दोनों ओर महासागर हैं और वे इसमें कम शामिल होते हैं। जैसा कहा जाता था, मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, बेवकूफ, है ना? अब इजराइल को एक महत्वपूर्ण रक्षक, अमेरिका की रक्षा करने वाली अग्रिम पंक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि यह भी एक गलत धारणा है। इजराइल अपनी रक्षा खुद कर रहा है। इजराइल को एक सहयोगी, एक विश्वसनीय सहयोगी होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने अपने रणनीतिक दस्तावेज में बताया है जो उन्होंने जारी किया था। इजराइल खतरों के खिलाफ एक सहयोगी है दुनिया के लिए, और अमेरिका, जैसा कि कहें, वो साम्राज्य है जो दुनिया चला रहा है और वैकल्पिक साम्राज्य चीन का मुकाबला कर रहा है और व्यापार मार्गों की रक्षा करता है। वो अब ग्राहक नहीं, सहयोगी ढूंढ रहा है। अपनी कुछ मांगों के साथ सभी सहयोगियों के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी है। मुझे लगता है कि हेक्सेथ और रूबियो इस बारे में बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां तक कि ट्रंप भी ये बात साफ तौर पर कहते हैं। अगर आप वायुसेना के पायलटों और जनरलों से बात करें जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन वायुसेना और सैन्य बल है जिससे वे मिले हैं। हम उनके अनुभव, ज्ञान और क्षमताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ी जानकारी हो तो भी आईडीएफ ने ऑपरेशन में उम्मीद से बेहतर किया। आईडीएफ ने कोई मानवयुक्त विमान नहीं खोया, सिर्फ कुछ बिना पायलट वाले विमान खोए। अमेरिका ने हवा में 7 विमान और कई अन्य जमीन पर खोए, लेकिन यह संभावित नुकसान के मुकाबले कम है। वैसे हम उनमें से ज्यादातर को दुर्घटनाओं की वजह से भी खो सकते थे। इजराइल का प्रदर्शन असाधारण रहा। इससे इजराइल फिर से रणनीतिक स्थिति में आ जाता है। अब जो भी दुनिया में युद्ध लड़ना चाहता है
उसे इजराइल के सैन्य अनुभव, ज्ञान और उद्योग की जरूरत होगी। तो आम लोग जो सोचते हैं, दुर्भाग्यवश वे पूरी जानकारी नहीं रखते। लेकिन पेंटागन में जो लोग हैं और जो फैसले लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सरकार कौन सी है। अगर अमेरिका में कोई प्रगतिशील पागल सरकार नहीं है तो उसे इजराइल के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वे अगले 10 वर्षों में इजराइल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कम करना चाहते हैं और ये बात खुले तौर पर कही गई है। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत फिलहाल इजराइल को $3 अरब से ज्यादा की सैन्य सहायता मिलती है, जो बाद में अमेरिका और वहां की इंडस्ट्री में खर्च हो जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका बहुत फायदा मिलता है क्योंकि निर्माण कार्य फिर अमेरिका में ही होता है। जैसे जैसे ये उसी अवधि में घटता है जब हम कहते हैं कि साझेदारी बढ़ेगी, तो इसका क्या मतलब है? मतलब हम कम निर्भर रहना चाहते हैं और ज्यादा साझेदार बनना चाहते हैं? ये व्यवहार में कैसा होगा? पहले इजराइल में सेना के ठिकाने खोले जाएंगे। अमेरिकी ठिकाने, हाँ। अमेरिकी सेना पूरी दुनिया में तैनात है, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान, इटली और तुर्की तक। एकमात्र जगह जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा नहीं है वह इजराइल है। ऐसा क्यों है? याद रखिए, इजराइल और अमेरिका का रिश्ता पहले आज जैसा नहीं था। अब किसी देश में सैन्य अड्डा बनाना दो तरफा होता है, क्योंकि जिस देश को आप अपने पक्ष में देखना चाहते हैं वहां आप अपना आर्मी बेस बनाते हैं। कतर, तुर्की, अमीरात, सऊदी अरब। ये ऐसी जगह नहीं जहां आप आत्मविश्वास महसूस करें। अमेरिका को इजराइल पर इतना भरोसा है कि उसे वहां आर्मी बेस नहीं चाहिए और वो अन्य देशों से बातचीत पसंद करता है। लेकिन अगर वो सऊदी, अमीरात या कतर के रक्षा सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता, तो मध्य पूर्व में इजराइल ही सुरक्षित ठिकाना है। इसलिए अब वो सैन्य अड्डों को इजराइल में ले जाना पसंद करता है, मानो इजराइल के भीतर उसका एक बड़ा विमान वाहक पोत हो। क्या इस पर काम चल रहा है? मुझे विवरण नहीं पता, पर ऐसा लगता है। अगर आप आज इजराइल में उतरते हैं तो हवाई जहाज की खिड़की से देख सकते हैं कि 25 से 35 टैंकर बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खड़े हैं और अगले कुछ महीनों तक वहीं रहेंगे। इजराइल एक सुरक्षित स्थान है जहां हम अपने सहयोगियों की रक्षा कर सकते हैं, जो मध्य पूर्व के अन्य देश नहीं कर पाते। लेकिन चलिए MOU के बारे में बात करते हैं। एक क्षेत्र ये है कि हम यहाँ अमेरिकी स्थान उपलब्ध कराते हैं। हाँ, साझेदारी के हिस्से के रूप में। लेकिन ये उससे भी गहरा है। इजराइल ने खुफिया क्षमताओं, उन्नत रणनीतियों और वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन ऐसे तरीके से किया जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अगर आप तकनीक को समझते हैं तो भी हमारा इजरायली F-35 अमेरिकी F-35 से बिल्कुल अलग है। हम सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। इजराइल ने तकनीकी और खुफिया में अमेरिका से बेहतर काम किया, जबकि अमेरिका के पास बेहतर कंपोनेंट्स हैं। इजराइल में इन चीजों का प्रभावी इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता ज्यादा है। तो अमेरिका इजराइल को एक सहयोगी की तरह मानेगा, न कि ऐसे ग्राहक की तरह जिसका जितना फायदा उठा सके उठा ले और जरूरत न होने पर उसे किनारे कर दे। ये साझेदारी एक ऐसे स्तर तक बढ़ जाएगी जहां हम एक सहयोगी के रूप में आज से कहीं ज्यादा चीजें एक साथ करेंगे। लेकिन ये केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सहयोगी का अर्थ है रणनीतिक रूप से साथ काम करना, जैसे हमने ईरान में किया। हम युद्ध एक साथ लड़ते हैं। इस बीच इजराइल ने ऐसा कभी नहीं किया और अमेरिका ने कभी इजराइल को अपने युद्ध लड़ने के लिए साझेदार नहीं बनाया। असल में 1991 में जब इजराइल पर इराक से डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान हमला हुआ था, तो उन्होंने हमें ऑपरेशन में शामिल न होने के लिए कहा ताकि अरब देशों के साथ गठबंधन का विघटन न हो। अफगानिस्तान में उन्होंने यूके और ऑस्ट्रेलिया से अपने सहयोगियों को अपने साथ लड़ने के लिए लिया, लेकिन इजराइल को शामिल नहीं किया। अब उम्मीद है कि इजराइल हमारे काम में ज्यादा भाग लेगा। मुझे लगता है सैन्य उद्योग में इजरायली सैन्य उद्योग अधिक अहम होगा, लेकिन अमेरिकी राजनीति की अस्थिरता भी एक पहलू है। अगर मैं इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों को उद्धृत करूं, तो वे कहते हैं कि जितना हो सके अमेरिका से अभी खरीद लो, क्योंकि ट्रंप के बाद नहीं पता क्या खरीद पाएंगे। मुद्दा सिर्फ अमेरिका से पैसा ना लेने का नहीं है, जो अंततः खत्म हो जाएगा। हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि वो हमें युद्ध की स्थिति में सामान, हथियार या गोला बारूद बेचेगा। सोचिए, इजराइल और मिस्र का 10-15 साल में युद्ध हो सकता है, जो मुझे लगता है कि होगा।
मिस्र के साथ युद्ध इसलिए होगा क्योंकि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभाव बढ़ रहा है और वहां की कई घरेलू समस्याएं उन्हें इसके लिए प्रेरित करेंगी और वे इजराइल पर हमला करने के लिए सेना बना रहे हैं। और अमेरिका में एओसी जैसी राष्ट्रपति। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे दूर से ही F-35 विमान लॉक कर देंगे ताकि हम उनका उपयोग इजराइल पर लगे आरोपों को रोकने में ना कर सकें। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? इजरायली विमानों के साथ नहीं। हाँ, ठीक है। ये सार्वजनिक जानकारी है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा, लेकिन इन मुद्दों को देखें तो ये F-35 की समस्या का हिस्सा है। तो इजराइल खुद की हवाई प्लेटफॉर्म और हथियार कंपनियां, फैक्ट्रियां बनाएगा। हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। हमें वैकल्पिक सहयोगी खोजने होंगे। मुझे लगता है इजराइल और भारत के बीच नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, हमले के दिन यहाँ थे और मुझे लगता है कि उन्हें उस हमले के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे कि उन्हें इसके बारे में पता था और इसके बावजूद उन्होंने आने का फैसला किया। ये इस बात को स्वीकार करने जैसा है कि भारत इतिहास के किस पक्ष को चुनता है। मुझे लगता है अगले 10 से 15 सालों में भारत इजराइल का आज से भी बड़ा रणनीतिक साझेदार बनेगा। मैंने भारत की एक यूनिवर्सिटी के साथ जूम कॉल की जिसमें भारत इजराइल के P2P संबंध बनाने पर चर्चा हुई, क्योंकि G2G संबंध अच्छे हैं। लोगों से लोगों के बीच। हाँ, हमारे पास सरकारों के बीच अच्छे संबंध हैं, हमारे पास व्यवसायों के बीच औसत संबंध हैं, लेकिन देशों के बीच लोगों के स्तर पर कोई असली जुड़ाव नहीं है, जिसे हमें जितना हो सके बनाना चाहिए। यही सवाल हम आज चिरू में पूछ रहे हैं। हमारे पास हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा फेलो हैं। मैं भी उसी कार्यक्रम का स्नातक हूं। हाँ, शुक्र है आपकी वजह से। और इसलिए हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हमें गर्व है कि आप उनमें से एक हैं। लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि 15 साल बाद इजराइल के सहयोगी कौन होंगे? इजराइल के असली सहयोगी के तौर पर आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? और मान लीजिए नया पश्चिम, क्योंकि यूरोप का दौर खत्म हो चुका है। मान लीजिए चियोट में मजाक है कि यूनाइटेड किंगडम एब्राहम समझौतों में शामिल होने वाला अगला देश होगा। शायद फ्रांस पहले, पर यह निर्भर करता है। मैं हमारे दर्शकों को उस पर सोचने दूंगा। हाँ, तो कौन होगा और क्या मानदंड है मान लीजिए किसी देश के इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए? मुझे लगता है हम इसे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास करीब 4 हैं। हम इन सवालों पर काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जन्म दर सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जनसांख्यिकीय गिरावट वाले देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक ऐसा देश जिसमें मुस्लिम लोगों की बहुसंख्या या बड़ी अल्पसंख्या न हो, वो देश जो मुस्लिम ब्रदरहुड के खतरे को समझता हो। जापान, सिंगापुर और कुछ मजबूत स्थिति वाले देश अच्छे उम्मीदवार हैं। भारत में उस व्यक्ति के साथ 3 लोगों का पॉडकास्ट करें जिससे आप बात कर रहे हैं और उनका राष्ट्रीय सुरक्षा नजरिया जानें। क्या यह संभव है? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हेराउत की नजर भारत के साथ उस संबंध को विकसित करने पर है। सबसे पहले बौद्धिक स्तर पर सीखना और बौद्धिक आधार तैयार करना। बौद्धिक स्तर पर आपने उस दिशा में क्या किया है? तो अब हमने भारत में कुछ विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों से संपर्क करना शुरू किया है ताकि इन संबंधों का निर्माण किया जा सके। मैं भारत जा रहा हूं और कुछ भारतीयों के साथ सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास इस बात की ओर है कि हम भविष्य में दोनों देशों के बीच मौजूदा सरकार नहीं, बल्कि भविष्य की सरकारों के बीच कैसे गहरा संबंध बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर आप मापदंड देखें तो इसमें इस्लाम के खतरे और जनसांख्यिकीय स्थिरता की जरूरत को समझना शामिल है। निवेश के लिए आपको अपने देश में धर्म के महत्व को समझना होगा। यूरोप जैसे धर्मनिरपेक्ष देशों ने, जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया, वास्तव में अपने राष्ट्रीय राज्य के लिए नैतिक औचित्य खो दिया और उनके पास अपनी तरह की कोई संस्कृति है। इसलिए आपको एक ऐसा राज्य चाहिए जो अपनी नैतिक पहचान में गहराई से जुड़ा हुआ हो। यही चौथा स्तंभ है कि उसके पास खुद का बचाव करने की क्षमता और नैतिक औचित्य होना चाहिए। आज की असली समस्या ये है कि कुछ ही देशों के पास अपनी रक्षा की क्षमता और नैतिक स्पष्टता है, जबकि कुछ जिहादी देश और मुसलमान बाकी दुनिया पर कब्जा और विनाश चाहते हैं। कुछ ही देश ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं चुनावों के बाद ब्राजील में क्या हो रहा है। शायद ब्राजील ऐसा कर सके। देखते हैं जेवियर मिलेई अर्जेंटीना में क्या करते हैं। कुछ पूर्वी यूरोपीय देश हैं, लेकिन मुख्य सवाल है कि स्वतंत्रता के पक्ष में पश्चिमी दुनिया कहाँ है।
ये उन देशों के लिए एक और मानदंड है जो स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। सिंगापुर, आपको जांचना होगा और दुनिया उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अंतिम सवाल, हम उस नैतिक स्पष्टता और क्षमता की बात कर रहे हैं जिससे कोई युद्ध में जा सके और अपनी रक्षा कर सके। आप खुद फिर से रिजर्व ड्यूटी पर जाने वाले हैं, फिर से युद्ध में। ये आपका, मुझे नहीं पता अब तक कितनी बार आपने ड्यूटी की है। मैं गिनती भूल गया, लेकिन मैंने पहले ही 400 दिन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये बहुत है। मेरा मतलब है वाकई में। और आप इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण थिंक टैंक और शैक्षणिक केंद्रों में से एक का प्रबंधन और संचालन भी कर रहे हैं, जहां आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है वहां कैसा होगा? ये कब है? और आपको क्या लगता है कि असलियत क्या होगी? तो साल के अंत की ओर मुझे वापस उत्तर बुलाया जाना है। आपको क्या लगता है जब आपको उत्तर बुलाया जाएगा तो आप कहां होंगे? मुझे नहीं पता हमें व्यावहारिक रूप से कहाँ तैनात किया जाएगा, लेकिन अगर युद्ध की दिशा समझाऊं तो संभावना है कि मेरी यूनिट या आईडीएफ की कोई यूनिट एक चलती टुकड़ी होगी। जैसे मैं देखता हूं कि आईडीएफ आगे बढ़ रही है, उत्तर की ओर जा रही है, उत्तरी सीमा को नियंत्रित कर रही है, लितानी नदी को इजराइल की उत्तरी सीमा के रूप में देख रही है। मुझे लगता है कि आईडीएफ आखिरकार वहां पहुंच जाएगी। मुझे युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं नहीं देखता कि आईडीएफ हार मानकर और वापस अपनी मूल सीमा पर लौट रही है। मैं नहीं देखता कि हिजबुल्लाह हार मान रही है। गतिरोध वहीं होना चाहिए जहां इजराइल है। असली युद्ध विराम तब होगा जब इजराइल डटा रहेगा, न कि सिर्फ भाषणों वाला। लितानी नदी और संभवतः इसका उत्तरी भाग, कुछ क्षेत्रों में लितानी नदी के उत्तर में तबाही मचाना और लौट जाना। लेकिन हिजबुल्लाह के आत्मसमर्पण का फैसला करने तक इजराइल और लेबनान के बीच एक वास्तविक स्पष्ट सीमा बनाए रखनी होगी। मेरा मतलब है अमियाद, जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपकी स्ट्रॉ वाली उपमा लेता हूं, जहां हम एक छोटे से स्ट्रॉ से नीचे देख रहे हैं। मुझे लगता है जब भी हम आपसे बात करते हैं, मैं भी उसमें उलझ सकता हूं। वो स्ट्रॉ जैसा बिखर जाता है और हम दूर से देखते हैं और हम पूरे चित्र को देखते हैं। वास्तव में जो अद्भुत घटनाएं मध्य पूर्व में हुई हैं, इजराइल की अद्भुत स्थिति और साथ ही आगे आने वाली चुनौतियां भी। आपकी समझ और सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर हमारे साथ जुड़ें, संभव हो तो किसी भारतीय समकक्ष के साथ, अगर हम इसकी व्यवस्था कर सकें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।